जम्मू कश्मीर के माननीय मंत्री श्री मान सतीश शर्मा जी, जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी लुधियाना के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए.के. धवन जी, प्रोफेसर एस.के. गुप्ता, प्रोफेसर मेहदी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित डेलीगेट्स, पॉलिसी मेकर्स, जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स, आमंत्रित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने और इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है। एक ऐसे विषय पर राष्ट्रीय चर्चा का आयोजन किया गया है जो मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकताओं में आज सबसे ऊपर आ गया है। जब भी एग्री साइंटिस्ट या अन्य स्टेक होल्डर से बातचीत का अवसर मिलता है तो एक बात मुझे समझ में आती है कि हमारे खेतों में पैरों तले केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि सभ्यता की एक बड़ी मजबूत नींव है और वही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी है, हमारे भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी है। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि जो डिस्कशन आप करेंगे, कोई पॉलिसी अगर बनती है, आप सबकी तरफ से कोई इंटरवेंशन किया जाए तो इस मिट्टी के बारे में ज़रूर विचार किया जाना चाहिए, जिसने तमाम उथल पुथल के बावजूद मानव सभ्यता के अस्तित्व को अभी तक बरकरार रखने में सफलता पाई है। इस 3 दिवसीय आयोजन में भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केवल शब्दों में नहीं बल्कि सच्चाई, तात्कालिकता और भविष्य की नई आशा के साथ आपका संवाद हो, क्योंकि जिस चुनौती क्लाइमेट चेंज की आज देश के सामने, अब विशेष रूप से किसानों के सामने खड़ी है, वो महज खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है जो इस मिट्टी से उत्पन्न होने वाले अन्न पर निर्भर है। बड़ी बात यह है कि हमारे सामने जो संकट है आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जिससे टालना या जिससे नज़र चुराना ये अब संभव नहीं दिखता और पूरी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को मिल करके क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम के ट्रांसफार्मर पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत महसूस होती है। विशेष रूप से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो चुनौतियां हैं वो एक स्पष्ट चेतावनी दे रही हैं। ये सच है कि हमारा प्लेनेट प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा गर्म हो चुका है। यह वृद्धि भले ही एक संख्या हमें मालूम पड़ती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक है। तमाम दुनिया भर के अध्ययनों ने ये सिद्ध किया है, जैसा अभी बच्ची ने भी बताया, कि क्लाइमेट चेंज ने 1961 के बाद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगभग 20 से 21% तक की कमी की है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों के किसान अपनी संभावित प्रगति का 5वां हिस्सा खोते जा रहे हैं। अगर आप प्रमुख यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी को देखें
तो काफ़ी हद तक कश्मीर से मिलता जुलता टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की है। आप पाएंगे कि वहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर क्लाइमेट चेंज का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। सूखे की वजह से स्पेन में ऑलिव का प्रोडक्शन आउटपुट लगभग 50% घट गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इटली, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर माना जाता है, उसे भी नुकसान हो रहा है। जर्मनी में व्हीट प्रोडक्शन 30% तक गिरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए इन देशों ने कोलैबोरेशन के साथ साथ नई तकनीकों को अपनाने का काम किया है। स्पेन का जो आजकल सॉइल प्रोटेक्शन और पारंपरिक तरीके से ऑलिव प्रोडक्शन पर ज़्यादा बढ़ गया है। इटली ने डिजिटल वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत की है ताकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। फ्रांस और जर्मनी रिजिलियंट वैरायटी एवं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन सभी देशों में किए जा रहे प्रयासों को देखकर मैं कह सकता हूं कि भारत में जो कुछ हुआ है, और विशेष रूप से पिछले 10-11 वर्षों में, तो भारत इस चुनौती का सामना करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अभी डॉक्टर त्रिपाठी बता रहे थे 24-25 में भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 357 मिलियन टन था, जो 23-24 की तुलना में 25 मिलियन टन अधिक है। हार्टिकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन की बात हम करें तो 362 मिलियन टन था, जिसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन भी शामिल है। अगर 2020 के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के आंकड़े को देखा जाए तो कुल एक्सपोर्ट 34.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 51.1 बिलियन डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को सरकारी नीतियों में काफ़ी प्राथमिकता दी है। एग्रीकल्चर के बजट को ही अगर हम देखते हैं तो 10-11 वर्षों में भारत के एग्रीकल्चर का बजट 5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ 2014 में 21,933 करोड़ रुपए था, वो इस वित्तीय वर्ष में 1,30,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इस पर भी खर्च करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों से मुझे लगता है कि पहले ही या उनके साथ सॉइल टेस्टिंग का भी एक व्यापक अभियान देश में चला। सॉइल हेल्थ कार्ड भी देश के बड़ी मात्रा में किसानों को वितरित किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की सीमा जो 3 लाख होती थी, उसे भारत सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। हाई प्रोडक्टिविटी वाले बीज पर राष्ट्रीय मिशन बनाया गया और उसके लिए भी पर्याप्त धन भारत सरकार ने आवंटित किया है। पिछले 5 वर्षों में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए लगभग 93,000 करोड़ रुपए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए भी भारत सरकार ने आवंटित किए हैं और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। एमएसपी की ओर जब हम निगाह ले जाते हैं तो 2013-14 की तुलना में दलहन की खरीद में 7,350% की वृद्धि हुई है और तिलहन की एमएसपी की खरीद में 1,500% की वृद्धि की गई है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए की गई हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमने देश के अनेक राज्यों में पिछले वर्ष एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी हैं।
इस वर्ष भी दिल्ली और आसपास के इलाके में पिछले 2 दिनों से हीट वेव प्रारंभ हो गई है। इस परिवर्तन की वजह से स्थिति और भी संवेदनशील हो रही है, क्योंकि हमारी लगभग 85% जो कृषि की जोत है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स हैं हमारे किसानों के पास। ये आंकड़े केवल रिपोर्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ग्रामीण भारत की वास्तविकता है। और यही वो वर्ग है जो इस बदलते क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और आज वो सबसे कम सुरक्षित भी है। अचानक आने वाली हीट वेव्स, अनिश्चित और असंतुलित बारिश, असमय फ्रॉस्ट इवेंट्स, लंबे सूखे और फिर प्रलयंकारी बाढ़, नए कीट और रोग जो पहले हम नहीं जानते थे या दिखते नहीं थे, ये सब भी अब हकीकत बनते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्पादन को और घटा सकते हैं, फार्म इनकम को कम कर सकते हैं और ग्रामीण जीवन की उस स्थिरता को बड़ी चुनौती दे सकते हैं जिस पर हमारा देश या हमारा सामाजिक ढांचा खड़ा है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इंक्रीमेंटल चेंजेस से आगे बढ़ें और एक व्यापक, साइंटिफिक और किसान केंद्रित परिवर्तन को कैसे इस देश में ड्राइव किया जा सकता है, इस पर काम करें। इस यात्रा उससे जुड़े प्रोसेस में इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप वैरायटी पर फोकस करे, जीनोमिक्स, मार्केट असिस्टेड सिलेक्शन, प्रेसिशन ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी फसलें और उनकी किस्में हम तैयार करें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में भी टिक सकें। लक्ष्य भी मुझे लगता है कि स्पष्ट होना चाहिए कि लैब टू लैंड की यात्रा के बीच समय को कितना हम कम कर सकते हैं। और इससे रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको क्लाइमेट एडॉप्टेड वैरायटीज़ के विकास और उसके प्रमाणन को प्राथमिकता देने की ज़रूरत महसूस होती है। मेरा आग्रह होगा कि 3 दिनों की चर्चा के दौरान एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन पर आप सब जरूर ध्यान देंगे। विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। हर एक साइंटिस्ट और किसान भी इस बात को आज स्वीकार कर रहा है कि एकल फसल प्रणाली अस्थायी समाधान नहीं हो सकती है। पॉलीकल्चर, इंटरक्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और क्रॉप लाइवस्टॉक इंटीग्रेशन जैसी प्रणालियाँ अधिक स्थिर और रिजिलियंट दिखाई पड़ती हैं। अभी मेरे पूर्व डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया HADP के बारे में, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं कह सकता हूँ कि HADP के कारण जम्मू कश्मीर के किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। ये 29 प्रोजेक्ट जो कृषि वैज्ञानिकों ने हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालयों ने मिलकर के बनाया था, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, साइलोज में नहीं हैं, और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। लक्ष्य ये रखा गया था कि 5 वर्ष में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को है, उसे कैसे डबल किया जाए, किसान भाइयों की स्थायी आय कैसे सुनिश्चित की जाए और उसमें वृद्धि की जाए। मैं मानता हूं कि सॉयल हेल्थ, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर ये सेक्टर की बड़ी सुरक्षा है। क्लाइमेट बफर के रूप में ही इसे हमें देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि सॉयल में ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही वह क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगे। कृषि विश्वविद्यालय जम्मू इस मामले में कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ मिलकर एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित कर सकता है जो सॉयल में निरंतर कार्बन, माइक्रोबायल डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल क्वालिटी की निगरानी कर सके। साथ ही मुझे लगता है कि हमें प्रेसिशन एग्रीकल्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिमोट सेंसिंग, IoT सेंसर्स, AI ड्रिवन डिसीजंस टूल्स और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव की क्षमता पैदा कर सकते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वाटर मैनेजमेंट का है। सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर माइक्रो इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और एक्विफर रिचार्ज जैसी तकनीकों को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक कैसे कम कीमत में हम पहुंचा सकें, इसका समाधान भी ढूंढने की आवश्यकता है। इन सभी इनिशिएटिव्स में जो मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान हैं, इनकी इनपुट कास्ट न बढ़े, ये हमें बराबर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सब डिस्कशन तो करेंगे ही। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, खेती सतीश शर्मा की तरह मैं किसान भी नहीं हूँ, लेकिन खेती से जुड़ा रहा हूँ। तो कुछ बातें जो मुझे मोटे तौर पर समझ में आ रही हैं, वो मेरा आग्रह होगा कि आप इस पर चर्चा करें, इसका कोई समाधान प्रस्तुत करें। फार्मर लेड रिसर्च पार्टनरशिप पर क्या बल दिया जा सकता है? कई बार सेमिनार में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में किसान क्या चाहता है, उसकी परिस्थिति के अनुरूप कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये बात हाशिए पर रह जाती है। और इसलिए उनकी ज़रूरत को समझकर इनोवेशन और उसका इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करना है मोटे तौर पर, वो तो ग्रीन एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर काम करने में आप क्या सुझाव दे सकते हैं बैंकिंग संस्थाओं को। चौथी बात, लोकलाइज्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज के सिस्टम को महापात्रा साहब और कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि बचपन में जब हम लोग थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मौसम विज्ञान जिस दिन कहता था बारिश, उस दिन तो बारिश नहीं ही होती थी, और जिस दिन चेतावनी आती थी क्या बारिश नहीं होगी, उस दिन निश्चित बारिश हो जाती थी। लेकिन 10 वर्षों में मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी ख्याति को पूरी तरह से 360 डिग्री बदल दिया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा में मैं रोज़ मॉनिटर करता हूं, जब यात्रा चलती है तो हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने जो प्रगति की है, उससे निश्चित रूप से देश को उस पर गर्व है। अधिक से अधिक किसानों तक हम कैसे पहुंच सकें। पांचवी बात, पारंपरिक बीजों का संरक्षण, इसके लिए क्या किया जा सकता है। छठी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि पॉलिसीज़ को कैसे इंटीग्रेट किया जाए ताकि इम्प्लीमेंटेशन आसान हो सके। सामान्य रूप से हमने देखा है कि पॉलिसी हम ऐसी बना देते हैं कि उसे इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है एक सामान्य किसान के लिए। सातवीं बात, हर योजना, हर इनिशिएटिव, हर इंटरवेंशन का समय समय पर मूल्यांकन और पारदर्शी तरीके से, ये अगर होता रहेगा तो ज़रूरत के अनुसार उसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। मैं सभी साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स से ये आग्रह करूँगा कि अब इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि मार्जिनल फार्मर्स क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम जिम्मेदार है, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित भी वही है, और इसलिए उनके साथ न्याय कैसे हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी बात, किसान केवल अन्न उत्पादक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति फूड सिक्योरिटी के संरक्षक हैं और ऐसे भविष्य के निर्माण के साझीदार भी हैं जो सुरक्षित, स्थायी और समृद्धि देती है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसान के पास रियल टाइम क्लाइमेट एडवाइजरी, महापात्रा साहब ने कहा कि 2 करोड़ किसान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रगति है तभी किसान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं। लेकिन ऐसे अभी बहुत किसान हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचने की आवश्यकता है। किसान के खेतों को राष्ट्रीय संपत्ति समझकर उसे किस संवेदनशीलता से संरक्षित किया जा सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए।
और मेरा निवेदन होगा कि इस राष्ट्रीय परिचर्चा से जो ज्ञान निकले वो खेत तक कैसे पहुँचे जल्दी से जल्दी। ये मिट्टी जिसने हमें पीढ़ियों तक पोषित किया है, उसे जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकें, और मुझे लगता है कि यही कर्तव्य भी है और यही संकल्प भी होना चाहिए। मैं एक बार फिर जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी सदस्यों को उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ इस आयोजन के लिए। और देश भर से जो कृषि वैज्ञानिक आए हैं या अन्य वैज्ञानिक आए हैं, उनका मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूँ। इतनी ही बात कह के मैं आप सबके प्रति फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।